हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है डीजे सर के इस चैनल पर। और हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के 200 जो है अति लघु प्रश्नों को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर 41वां जो हम लोग का प्रश्न है, यहाँ से स्टार्टिंग होगा। अति लघु है, ध्यान रखिएगा। 2025 में होने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और सभी चैप्टरों को जो है ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं। प्रश्न नंबर 41 है, पारंपरिक सुरक्षा में क्या शामिल है? तो पारंपरिक सुरक्षा में जो शामिल है वो है राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना। क्या है? पारंपरिक सुरक्षा में शामिल है। प्रश्न नंबर हम लोग का 42 है, गैर पारंपरिक सुरक्षा में क्या शामिल है? आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि ये वीडियो का जो है पार्ट 3 है और 2 पार्ट पहले ही बन चुके हैं, तो 2 पार्ट उन्हें भी आप लोग देख लें। तो प्रश्न नंबर 42 है, गैर पारंपरिक सुरक्षा में क्या शामिल है? तो आतंकवाद, पर्यावरण संकट, ये क्या है, किसमें गैर पारंपरिक सुरक्षा में शामिल है। प्रश्न नंबर 43 हम लोग का, आर्थिक सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो 43वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो है आर्थिक सुरक्षा का क्या अर्थ है। आर्थिक संसाधनों की क्या है सुरक्षा, क्या है, यही जो है आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है कि आर्थिक संसाधनों जो है उनकी जो है सुरक्षा करना आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है। प्रश्न नंबर 44 है, मानव सुरक्षा किससे संबंधित है? जो मानव जो सुरक्षा है वो किससे संबंधित है? तो व्यक्ति की सामाजिक और क्या है आर्थिक सुरक्षा क्या है, यह जो है मानव सुरक्षा से संबंधित है कि व्यक्ति की जो सामाजिक इकाई हो और जो इसकी आर्थिक सुरक्षा, ये क्या है मानव सुरक्षा से संबंधित है और इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं आएगा। प्रश्न नंबर 45 है, परमाणु सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? परमाणु सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों का नियंत्रण क्या है? परमाणु जो है सुरक्षा का उद्देश्य है। देखिए ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं आपका जो है शीत युद्ध के समय के जो है शासनकाल को अगर देखा जाए या कहीं शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था उससे भी कहीं ना कहीं ये जोड़ता है कि परमाणु जो हथियारों का नियंत्रण है उसी समय कहीं ना कहीं जो है शीत युद्ध के महत्व जब चल रहा था दौर, तो उस समय जो है इसको और ज़्यादा महत्व दिया गया परमाणु हथियारों का नियंत्रण। क्योंकि जो 2 महाशक्तियाँ थी, एक तो आपका यूएसएसआर था यानी कि सोवियत संघ था और एक आपका क्या था अमेरिका था यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दोनों महाशक्तियां क्या करती थी, अपने अपने जो है तरफ से परमाणु हथियारों को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाने लगी थी वर्चस्व अपना बढ़ाने के लिए। तो उसी समय जो है नियम बनाया गया, तो उसी में जो है बनाया गया कि परमाणु जो हथियार है उसका क्या है कहीं ना कहीं नियंत्रण होगा ताकि जो है विश्व स्तर पर जो है खतरा न मंडराए रहा है। तो ये जो परमाणु देखिए सुरक्षा का उद्देश्य क्या है, ये परमाणु हथियारों का है जो है नियंत्रण। प्रश्न नंबर 46 है, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक और क्या है धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति। ये क्या है आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य होता है कि राजनीतिक और क्या है जो धार्मिक इनके जो उद्देश्य होते हैं उनकी जो है पूर्ति करना। ये क्या है आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य होता है। देखे होंगे कि कोई भी आतंकवादी होते हैं या उस टाइप के लोग तो राजनीतिक तौर पर और जो धार्मिक उद्देश्य उनका कहीं ना कहीं अवश्य होता है। प्रश्न नंबर 47 है, कबीर योजना का उद्देश्य क्या है? कबीर योजना का देखिए उद्देश्य क्या है? तो सीमा पार क्या है आतंकवाद को क्या है रोकना, ये क्या है कबीर योजना का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 48 है, परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी कब लागू हुई? पर कि जो है परमाणु जो है हथियार है उसको जो है क्या है हम लोग को बढ़ाना नहीं है, इस पर जो है नियंत्रण जो है रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका निर्माण नहीं करना ताकि जो है आने वाले समय में विश्व स्तर पर जो है खतरा न मंडराए। तो ये जो है कब संधि जो है लागू हुई? 1970 में क्या है परमाणु अप्रसार संधि लागू हुई कि परमाणु मतलब परमाणु जो है हो गया, अप्रसार मतलब इसका जो है ज़्यादा जो है प्रसार नहीं करना है। प्रश्न नंबर 49 है, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? तो जो कि देखिए भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 और क्या है 1998 में क्या है भारत ने जो है परमाणु जो है परीक्षण किया था। देखिए यही कहीं ना कहीं रीजन भी एक बनता है कि जब परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी लागू हुआ था 1970 में, तो भारत ने क्या किया था कि इस संधि का जो है विरोध किया था और इस पर कहीं ना कहीं हस्ताक्षर नहीं किए थे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि भारत ने जो है किस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो यही परमाणु अप्रसार संधि था क्योंकि भारत जो है
इस संधि को कहीं न कहीं अपने हितों के खिलाफ मानता था। भारत का मानना था कि अगर हम इसमें साइन कर देंगे तो जो है कहीं न कहीं हम जो एक शक्तिशाली देश का या और भी कहें अपनी इनकी नीतियों के हिसाब से ये कहीं न कहीं विस्तार नहीं कर पाएंगे, इसीलिए भारत ने जो है परमाणु अप्रसार संधि का विरोध किया। तो इसी देखा भी जाए तो 1970 में जो है लागू हुआ और भारत ने उससे कुछ सालों बाद क्या है परमाणु परीक्षण किया। तो कहीं न कहीं भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए परमाणु अप्रसार संधि को जो है रिजेक्ट कर दिया था। प्रश्न नंबर 50 है, ग्रीन पीस संगठन का उद्देश्य क्या है? नाम से ही सीधे पता चल जाएगा। प्रश्न में जो है अरे बोर्ड में जो है ये प्रश्न पूछेगा तो सीधे आप आंसर लिख सकते हैं। ग्रीन पीस संगठन का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण। ग्रीन पीस यानी कि कोई ग्रीन मतलब हरा हो जाएगा तो सीधे तौर पर अर्थ है इसका जो है शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण क्या है? ग्रीन पीस जो संगठन है उसका उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। आगे जो है प्रश्न को देखते हैं, टिकाऊ विकास का अर्थ क्या है? तो टिकाऊ विकास का अर्थ क्या है? भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए क्या है विकास करना, ये क्या है टिकाऊ विकास का अर्थ है। प्रश्न नंबर 52 है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आने वाला ये जो दो प्रश्न है 52 और 53, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया और रियो सम्मेलन, ये जरूर पूछे जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने की समझौता क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल है। और प्रश्न नंबर 53 जो हम लोग का है, रियो सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में हुआ था रियो सम्मेलन, ध्यान रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल और रियो सम्मेलन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्योंकि जलवायु परिवर्तन से जो है निपटने का कहीं न कहीं समझौता है तो इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 53वां जो है रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, ये भी। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 है हम लोग का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ध्यान से सुनिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत का संरक्षण क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। देखिए प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट भी है तो हो सकता है पूछा जा सके। मॉन्ट्रियल इसका जो ये शब्द है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से। देखिए ओजोन परत है, आप सभी को पता होगा वायुमंडल में, तो ओजोन परत जो है आज का जो जिस हिसाब से जो है इन्वायरमेंट हो रहा है उसको जो है ओजोन परत में जो है छेद हो रहा है, तो इसीलिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? वही ओजोन परत संरक्षण यानी कि ओजोन परत के कहीं न कहीं बचाव से संबंधित है। प्रश्न नंबर 55 है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में क्या है भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी प्रश्न हो जाता है क्योंकि भारत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण है आजकल के हिसाब से, जिस हिसाब से पर्यावरण बिगड़ रहा है दिल्ली में अगर देखा जाए और भी जगह पर भारत में, तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, कार्बन क्रेडिट का क्या अर्थ है? तो कार्बन क्रेडिट का क्या अर्थ है? कार्बन उत्सर्जन को क्या है नियंत्रित करने का साधन क्या है? कार्बन क्रेडिट का अर्थ है कि जो कार्बन उत्सर्जन जो होता है जिससे बहुत ही बड़ा नुकसान होता है उसका जो है नियंत्रण यानी कि उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, उसको जो है करने के लिए समाधान किया जाए, साधन बनाया जाए, वही क्या है कार्बन क्रेडिट का अर्थ है कि कार्बन जो उत्सर्जन है उसको नियंत्रित करने का साधन है कि कार्बन की जो मात्रा है वो कम से कम की जा सके। प्रश्न नंबर 57 है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु जो परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में आ जाता है। ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता स्तर, ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन देखिए जब ज़्यादा होता है तो जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं यानी कि समुद्र स्तर पर या अंटार्कटिका महाद्वीप और भी जहाँ पर बर्फ़ के जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं वो तेज़ी से पिघलने लगते हैं। और जब ग्लेशियर तेज़ी से पिघलते हैं तो जानते हैं कि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा क्योंकि पृथ्वी पे क्या है जो है जल की जो है मात्रा ज़्यादा है और क्या है भूमि की कम, और इससे क्या खतरा होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हों या ऐसे जगह कि जहाँ पर क्या हो कि मतलब उनका जो ज़मीन स्तर है वो नीचे हो, डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो डूब जाते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के ये बहुत ही एक खतरनाक और भयावह कहीं न कहीं कई परिणाम देखने को मिलते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का उसे ही मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का जो है बढ़ता स्तर है। प्रश्न नंबर 58 है,
वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1980 में। जैसा कि प्रश्न से ही पता चलता है कि वन संरक्षण यानी जो जंगल है उसका जो है कहीं ना कहीं बचाव, तो उसका जो है नियम कब लागू हुआ था? तो 1980 में, कि जो है वन पर कंट्रोल करना है, ज़्यादा काट पिटैया नहीं करने, उसमें जंग आग ना लगे और भी बहुत सारी चीज़ें जंगलों से जो है रहित या उससे लेकर। प्रश्न नंबर जो है 59 हम लोग का, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी कब स्थापित हुआ? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी कब स्थापित हुआ? तो 2010 में क्या है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी स्थापित हुआ। प्रश्न नंबर 60 है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग आ गए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे दूसरों के साथ शेयर करिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पार्ट के लिए तैयार रहिएगा और ध्यान रखिएगा सभी जो पार्ट आ रहे हैं सभी को आपको देखना है। पहले ही बार मैं शुरू में बीच में ही बोल देता हूँ कि 200 प्रश्न जो है क्या है, अति लघु नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के जो है कंटिन्यू किए जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये जो है सभी चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो उठाए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 60 है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो 1973 में क्या है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू हुई थी। यही तक जो है अभी जो है ये लास्ट प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।